जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द स्टेज ऑफ ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। माई सेल्फ प्रिया सांगवान। तो दोस्तों, कल की क्लास कैसी लगी? देखो जी, फर्स्ट टाइम है तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपका एक पॉजिटिव कमेंट भी हमें शिखर तक ले जा सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। देखो, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने अंक गणित की। और अंक गणित में देखो, आज हम क्या करेंगे, अपना अंक गणित शुरुआत करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जी आज हम। और अपना अंक गणित में भी हम कौन सा टॉपिक करेंगे? सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखो जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने एचएसएससी लेवल में तो 4 से 5 क्वेश्चन कैरी कर जाता है। ठीक है, अब देखो, नंबर सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है नंबर्स, यानी कि हम सब पहले क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अपना जो मैथ होता है ना, मैथ, उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है? मैथ क्या होता है? इट इज द गेम ऑफ नंबर्स, यानी कि मैथ ही अपना क्या होता है, गेम होता है। किसका? नंबर्स का। तो वैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, अपने अंक गणित में या फिर मैं बोल दूं कि मैथमेटिक्स में आधारभूत संख्याएं कितनी होती है? आधारभूत संख्याएं कितनी होती हैं? 10। कौन कौन सी? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहाँ तक? 9 तक। टोटल कितनी होगी? 10। यानी कि अंक गणित में कुल आधारभूत संख्या कितनी होती है? 10। और इन्हीं संख्याओं का हम बार बार प्रयोग करके क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इन संख्याओं के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, प्राकृत संख्याएं, इनकी क्या पहचान होती है? गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलती है गिनती? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके खत्म होगी। अच्छा, आप लोगों से यहीं पे मैं एक बात पूछ लूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ मुझे, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी। और अब मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो बताओ, प्राकृत संख्या जो सबसे बड़ी हो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। हमें नहीं पता है कि ये कहाँ पे जाके खत्म होंगी। ठीक है, अब देखो, इनको डिनोट कैसे किया जाता है? कैपिटल N। जहां कहीं भी आपको कैपिटल N लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। अब देखो जी, आगे एक बार रफ कर रही हूं इसको। संख्याओं के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स जो है ना वो संख्याओं पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो देखो, सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स, वोल नंबर्स। अब देखो, वोल नंबर्स, इनकी क्या पहचान होती है? जब गिनती वाली संख्याओं में
जीरो और शामिल कर दिया जाता है, यानी कि जीरो प्लस गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं, जीरो प्लस गिनती वाली संख्याएं, ऐसी संख्याओं को हम किसके नाम से जानते हैं? पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं, वोल नंबर्स के नाम से। ठीक है, कैसे होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि सबसे छोटी मुझे पूर्ण संख्या बता दो, तो कहाँ से शुरू होती हैं ये? 0 से। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछ लूँ तो मैं, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये अनंत पे जाके खत्म होती है, कहीं पे भी जहाँ कहीं पे खत्म होंगी वहाँ पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखो इनको डिनोट किससे किया जाता है? W। वोल नंबर्स को किससे डिनोट करेंगे? W से। जहां कहीं भी देखो, आपको जब आप लोग एवरेज का टॉपिक पढ़ोगे या फिर और कहीं पढ़ोगे ना, थोड़ा एडवांस मैथ में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको क्या होगा, कभी कभी वो ऐसे संख्या का नाम ना लिख करके वो ऐसे लिख दे, कैपिटल N लिख दिया, W लिख दिया। इसका मतलब आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि वो कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। W लिखा मिल जाए तो क्या समझ जाओगे कि पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक एक संख्या को पूरा डिटेल से करेंगे हम, हर टाइप को पूरा डिटेल से देखेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब देखो ये कैसी संख्याएं होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है? सभी नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, प्लस 0 प्लस सभी पॉजिटिव नंबर्स जिनमें आ जाए ना, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इधर मैं लिख दूं -1, -2, ऐसे ऐसे कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी कि जिसमें 0 भी शामिल हो, सभी धनात्मक संख्याएं भी शामिल हो और सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो, तो उन संख्याओं को हम क्या किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों से कभी ऐसे पूछ ले कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन से होंगे? कहाँ से शुरू होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स? 1, 2, 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर अगर आप लोगों से पूछ ले, नेगेटिव इंटीजर आप लोगों से पूछ ले तो क्या करोगे? कहाँ से शुरू होंगे ये? -1, -2, -3, ऐसे ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं। थर्ड पे हमने पढ़ लिया पूर्णांक। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपना क्या है? बेस है। अगर बेस मजबूत हो गया तो आगे चल के हमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चीज लगाओ, अगर उसकी नींव मजबूत है ना, नींव, तो उस चीज को कोई भी नहीं हिला सकता। अब देखो फोर्थ नंबर पे पढ़ते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इनकी क्या पहचान होती है? देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, वैसे तो हम ये सारी चीजें सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर आज तक हमें याद ही नहीं हुई, हमने याद की ही नहीं, होती तब। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी
भाग चली जाएं, या फिर इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या रहे, 0 बचे। शेषफल क्या बचे, 0 बचे। तो देखो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी ये भी, क्योंकि इनका भी कोई अंत नहीं है। अच्छा, मैंने सबसे पहली सम संख्या बताया 2। 1 मिनट के लिए मुझे एक बात बताना, जो अपना 0 है ना, 0 शून्य, वो बताओ मुझे सम संख्या है कि विषम है, बताओ। 0 जो है वो सम संख्या है कि विषम है, कैसी संख्या है, तो 0 एक सम संख्या है। देखो इस बात को हम प्रूव करते हैं, कैसे, देखो सम संख्याएं कौन सी होती है, जिन इनकी क्या पहचान होती, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए। जब मैं 2 को 2 से भाग देती हूँ, 2 एकम 2, कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अब देखो हम क्या करते हैं, 0 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, कितने पे जाएगा भाग, 0 पे, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इसका मतलब 0 भी क्या है, अपनी एक सम संख्या है, ठीक है। 0 भी क्या है, कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखोगे आप लोग, क्या कि जब किसी इवन नंबर की पावर कुछ भी कर दिया जाए तो हमेशा रिजल्ट हमें इवन नंबर ही मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। जैसे 2 की पावर कितना करो, 1 करो, कितना आया, 2। 2 की पावर 2 करो, कितना आया, 4। 2 की पावर 3 करो, कितना आया, 8। तो इसका मतलब हम समझ गए, कोई भी इवन नंबर होगा उसकी पावर हम कुछ भी करेंगे ना, तो हमेशा अपना कैसा रिजल्ट मिलेगा, हमें इवन ही मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। फर्स्ट टाइम क्लास हो रही है ऐसे, तो कोई गलती होना तो उसमें मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ये गलती है, उसमें मैं सुधार करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं, अगला हम पढ़ते हैं 5th नंबर, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ये कैसी संख्याएं होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है, ऐसी संख्याएं जिनको 2, यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, ठीक है। जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, ऐसी संख्या कैसी संख्याएं हो जाएंगी, हमारे पास ऑड नंबर्स हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो देखो कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो कोई भी जो ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर, विषम संख्या, उसकी पावर आप लोग कुछ भी कर दो, ठीक है, उसकी पावर आप लोग कुछ भी कर दो, रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। जैसे 3 की पावर में 1 कर दो, कितना है, 3, रिजल्ट ऑड है। अब देखो 3 की पावर 2 कर दो, कितना आ गया, 9 आ गया। 3 की पावर 3 कर दो, कितना आ गया, 27 आ गया, 27। सारे के सारे क्या आए, ऑड आए। यानी कि ऑड की पावर जब आप कुछ भी करोगे ना, तो हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है। आगे देखो, छोटी से छोटी बात को बिल्कुल डिटेल से करते चलेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैडम तो है ना भाग को भी ऐसे कर करके बता रही है, मैं इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि कुछ कमियां जो हमारी पहले रह गई ना, वो उसी कमी को हम दोबारा रिपीट ना होने दें, इसलिए मैं छोटी से छोटी बात को डिटेल से बता रही हूँ। नंबर 6 पे पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य बोल दे या फिर यौगिक बोल दे,
या फिर संयुक्त बोल दे, बात एक ही है, पता है क्या होता है। या फिर इनको बोल दे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर पता है क्या होता है। आज के टाइम में एग्जामिनर क्या करता है, टेक्निकल क्वेश्चन देता है। वो क्या क्या देगा क्वेश्चन, क्या पता वो भाज्य संख्या यूज ना करके यौगिक संख्या बोल दे, तो हम तो फंस जाएंगे ना वहीं पे। तो इसलिए थोड़ा भाषा पे ध्यान दो कि एक भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्याएं भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब देखो ये कैसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से एक से और अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग जाए। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे, ऐसी संख्याएं जिनके तीन से अधिक फैक्टर हैं, भाजक है। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या होगी, ऐसी संख्या जो खुद से, एक से और किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग जाए, वैसी संख्याओं को हम किसके नाम से जानेंगे, भाज्य संख्याओं के नाम से जानेंगे। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरे तरीके में, दूसरी लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके तीन से अधिक क्या हो, फैक्टर हो या फिर भाजक हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो, मुझे बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। देखो जो एक नंबर है ना, एक, वो न तो भाज्य है न अभाज्य है। उसके बाद में आओ दो पे, दो क्या है, एक से जाता है और खुद से जाता है, किसी अन्य तीसरी संख्या से तो भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब दो भी तो भाज्य नहीं हुई। अब आओ तीन पे, तीन क्या होता है, एक से जाता है, खुद से जाता है, किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता, तो क्या हुआ, तीन भी नहीं हुआ। तीन को भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो संख्या आती है अपनी चार। चार क्या होता है, एक से भाग जाता है, दो से भी भाग जाता है और क्या होता है, खुद से भी भाग जाता है। इसलिए सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होगी, चार, फिर छः, फिर आठ भी होगा, फिर नौ भी होगा। ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेंगी, इनफाइनाइट तक चलेंगी, अनंत तक चलेंगी। ठीक है, कहाँ तक चलेंगी, अनंत तक चलेंगी। मैं पूछ लूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पे हमेशा हमें कंफ्यूज रहता है, तो इसको याद रखना आप लोगों ने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चार होती है। ठीक है, कई बार छोटी छोटी स्टेटमेंट जो देखने में आसान लगती है पर कई बार हमें उलझा के रख देती है, और एग्जामिनर क्या करता है, हाई लेवल के क्वेश्चन ना पूछ के कई बार वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है और उसी में हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, किसी भी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा डिटेल से पढ़ो। ठीक है, भाज्य संख्या समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, या फिर इनको बोल सकते हैं हम रूढ़ संख्याएं। देखो ये थोड़ा सा नया नाम सुनने को मिला ना आप लोगों को, रूढ़ संख्याएं, या फिर इनको बोलते हैं असंयुक्त संख्याएं। असंयुक्त संख्याएं, असंयुक्त संख्याएं, असंयुक्त संख्याएं, या फिर बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो इनकी क्या पहचान होती है, इनकी पहचान ये होती है कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से और एक से ही भाग जाए, किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग ना जाए, तो वो संख्याएं सारी की सारी कैसी होंगी, अपनी अभाज्य संख्या होंगी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 3 से कम फैक्टर्स हो, 3 से कम क्या हो, भाजक हो। अब देखो लिखो इसकी स्टेटमेंट, ऐसे लिख लो, जो खुद से
और 1 से भाग जाए, वो क्या हो जाएगी? अपनी अभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, या फिर लिख सकते हो जिसके 3 से कम भाजक हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो, एक जो है ना, एक नंबर, उसके बारे में तो आप लोग नोट बना के ही लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले नोट डालो, ऐसे नोट 1। ये जो 1 है ना, यह न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, न अभाज्य है, न अभाज्य है, बल्कि यह एक प्राकृत संख्या तथा विषम संख्या है। विषम संख्या है। ठीक है, पूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण में भी क्या आता है? 1 आता है। क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी हो सकता है, ये प्राकृत संख्या भी हो सकती है, और विषम भी है, ये एक पूर्ण संख्या भी है, और क्या है? पूर्णांक भी है। ठीक है, पर ये क्या नहीं है? भाज्य नहीं है, और क्या नहीं है? अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 के बाद आता है 2, तो 2 का चेक करो। 2 1 से भाग जाता है, खुद से भाग जाता है। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा? अपना अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा 3, उसके बाद में आ जाएगा 5। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएंगी हमें नहीं पता, कहाँ पे खत्म होंगी। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य। और कैसी संख्या है ये? सम संख्या, सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य। और कैसी संख्या ये? सम संख्या। बाकी सारी की सारी अपनी जो भी भाज्य संख्याएं होंगी ना, वो कैसे होंगी? विषम होंगी, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 क्या है? अभाज्य भी है, और क्या सा है? सम भी है। इस बात को थोड़ा सा गौर करोगे इस पे। ठीक है, आगे देखो, इसी में थोड़ा सा और पेंडिंग है अभाज्य संख्याओं में ही। देखो, एक से 100 तक की संख्याओं में तो हमें अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है 1 से 100 तक में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, 53, 59। अब यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी को मैं 61, 67, 71, 73, 79। ठीक है, 83, 89 और 97। 1 से 100 तक की गिनती के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखो, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, आगे देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, ये जो संख्या है ना, चारों की चारों, वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से लेकर के 10 के बीच में। ये है 10 से लेकर के 20 के बीच में, ये है 20 से लेकर के 30 के बीच में, और ये है 30 से लेकर के 40 के बीच में, और ये है 40 से लेकर के 50 के बीच में, और ये है 50 से लेकर के 60 के बीच में, और ये है 60 से लेकर के 70 के बीच में, ये है 70 से लेकर के 80 के बीच में, ये 80 से लेकर के 90 के बीच में, और ये 90 से लेकर के
100 के बीच में। अब देखो इनको याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहां पे लिख रही हूं मैं, शुरुआत में 0 से लेकर के 10 तक में कितनी है? 4। फिर 10 से लेकर के 20 में 4, फिर आया कितना? 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब देखो इसको डायरेक्ट याद करेंगे कैसे? इसको लिख लो, थोड़ा सा स्पेस, ये विजिबल प्लेस है ना। अब देखो ऐसे लिख लो इसको, 4 4 4 4 2 2, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ऐसे याद करेंगे इसको। देखो लिख लिया हमने। अब देखो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, एक दो बार इसको ऐसे लगातार रिपीट करोगे ना तो याद हो जाएगा। एग्जामिनर पता हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 10 से लेकर के 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 10 से लेकर के 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? ठीक है, तो जब आप लोग काउंट करोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कम से कम हम 1 से लेकर के 100 तक की तो डायरेक्ट याद रखें, और बाकी अगर उससे ज़्यादा भी याद होती है ना, याद एक बार में नहीं होता, बार बार किसी चीज को रिपीट करोगे ना, और जितना जल्दी जल्दी रिपीट करोगे उतना ही जल्दी याद होगी। अब देखो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये टेबल है। ठीक है, अब हमसे मैं क्वेश्चन दे दूं ऐसे कि बताओ 40 से 90 के बीच की, 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब देखो टेबल है ये थी 0 से लेकर के 10 के बीच में, ये 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 के बीच में, और 80 से ये थी 90 के बीच में, और ये थी 90 के बीच में, 90 से लेकर के 100 के बीच में। अब देखो हमने बताना 40 से 90 के बीच में, तो 40 से 90 के बीच में यहाँ पे है ना स्टार्टिंग 40 की, तो 40 से लेकर के 90 के 20 तक की बतानी है। तो क्या कर लो, उठा लो इनको। ठीक है, कितना हो गया? 3 2 5 7 9 9 और 3 12 और 2 14। तो संख्या कितनी आ गई अपने पास? टोटल संख्या है, अभाज्य संख्या है 40 से 90 के बीच में 14। ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा अपने सामने। ठीक है, अब देखो एक बार थोड़ा सा इसमें और देखो, इसी में देखो 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है टोटल 9। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की बात कर रही हूं मैं। 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं हैं टोटल 15। 1 से लेकर के 75 में है 21। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में टोटल अभाज्य संख्या है 25। ठीक है, अब देखो 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या 21। देखो 101 से लेकर के 200 के बीच में बताया मैंने, न कि 1 से लेकर के 200। अब 201 से लेकर के 300 के बीच में अभाज्य संख्या है टोटल 16। 301 से लेकर के 400 के बीच में है 16। 401 से लेकर के 500 के बीच में है 17। 501 से लेकर के 600 के बीच में है टोटल 14। 601 से लेकर के 700 के बीच में है टोटल 16। 701 से लेकर के 800 के बीच में है टोटल 14। 801 से लेकर के 900 के बीच में है टोटल 15। 901 से लेकर के 1000 के बीच में है कितनी? 14। अब
1 से लेकर के 1000 के बीच में टोटल कितनी है? 168। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता हमसे, तो ये कम से कम नोट तो कर लो, या तो देखो मुझे पता है फर्स्ट टाइम में नहीं होता, पर कम से कम नोट तो कर लो। ठीक है, ताकि बार बार कभी भी पढ़ो ना तो एक ही जगह से पढ़ने को मिल जाए, बार बार किसी अलग अलग चीज को ना खंगालना पड़े, अलग अलग बुक को ना देखना पड़े। ठीक है, हो जाएंगे। अभाज्य संख्या होगी। अब आगे देखो थोड़ा सा, इसको रफ कर रही हूं मैं। देखो अभाज्य संख्याएं एक चीज होती है जुड़वा अभाज्य। ये बताओ मुझे कैसे होते हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं जुड़वा अभाज्य? 11, 13, 17, 19, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जो क्या हो, जो लगातार हो और दोनों की दोनों कैसी हो? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़वा अभाज्य हो जाएंगी। जैसे 11, 13 हो गया, 17, 19 हो गया, जो क्या है? कंटिन्यूअस भी हैं और कैसी हैं? अभाज्य भी हैं। अब देखो अगला नंबर 8 पे पढ़ेंगे हम संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। ठीक है, ये कैसी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं, इनकी क्या पहचान होती है? ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों, अब देखो ये अपवर्तक क्या चीज होती है? अपवर्तकों का योग संख्या के मान का 2 गुना हो। देखो आया अपने पास अपवर्तक। अब इसी चीज को देखो, थोड़ा सा अलग आ गया, ना पढ़ा हो तो समझ से बाहर है कि ये चीज क्या आ गई। अब देखो 1 मिनट के लिए मैं एक चीज लिखती हूँ, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 6 के मुझे भाजक बताओ क्या क्या है? किस किस संख्या से 6 भाग जाता पूरा? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और खुद 6 से ही जाता है। ये सारे के सारे क्या हो गए? 6 के अपवर्तक हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? 6 के अपवर्तक हो गए। यानी कि भाजकों को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तक बोल दे या फिर भाजक बोल दे, ठीक है। अब देखो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, ऐसी संख्या है जिनके अपवर्तकों का योग संख्या के मान का 2 गुना हो। अपवर्तक है ये, इनका योग करो, 9, 11 और 1 12। संख्या कितनी थी? 6। अपवर्तकों का योग कितना? 12। कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। देखो एक संख्या मैं देती हूँ 28। बताओ मुझे, आप लोग करके बताओ मुझे 28 के अपवर्तकों का योग कितना आएगा और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ मुझे। देखो 28 के अपवर्तक बताओ मुझे क्या क्या होगा? भाजक बताओ। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और क्या होगा? 28 होगा। ठीक है, 28 और 14 42, 7 49, 49 और 4 53, 53 और 3 कितना आ गया? 56। 14 28 का दुगना कितना होता है? 56 और यहाँ पे भी जोड़ी इनका कितना आ गया? 56 56। इसका मतलब 28 भी क्या करेगा? इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम। आगे हेडिंग डालो, 9th पे आ गए थे ना हम। हेडिंग डालो प्रीमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक है, देखो इनकी क्या पहचान होती है? ऐसी संख्याएं जो
P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसी संख्या है जो P/Q की फॉर्म में हो, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। ये सारी कंडीशन किसकी होती हैं, परिमेय संख्याओं की होती है, रेशनल नंबर की होती है, ठीक है। ऐसी संख्या है जो P/Q की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, बट Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं कुछ संख्या लिखती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैंने लिख दिया 1/2, मैंने लिख दिया -3/4, मैंने लिख दिया -3/-5, मैंने लिख दिया 0/4, मैंने लिख दिया 1/12, मैंने लिख दिया, इतना ही लिख लो, ठीक है। देखो 1/2 P/Q की फॉर्म में है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, प्लस में क्या होता है, 0 होता है। -3/4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। -3/-5 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। 0/4 कर दिया मैंने, तो 0/4 बताओ मुझे, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, और बटे में क्या कर रखा, क्यों नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी कैसी है कि परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ एक एग्जाम्पल और है इसके। अपने पास जो शांत दशमलव भिन्न होती है ना, दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं लिख दूं 2.4, ये क्या है, एक दशमलव भिन्न है, डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, दशमलव भिन्न है, और कैसी है, शांत है, यानी कि 4 के आगे कुछ भी नहीं है रखा, यहाँ पे ये क्या होगी, खत्म होगी। तो ऐसी संख्याएं भी कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। और क्या आ जाए, अशांत, अशांत पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती भिन्न, ऐसी भिन्न जो क्या हो, अशांत भी हो पर उसमें क्या हो रही हो, पुनरावर्ती हो रही हो। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होंगी, अपने पास परिमेय संख्या होंगी। इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं 0.3, उसके ऊपर मैंने लगा दिया बार, ठीक है। आगे चल के इस बार का अपना अलग पूरा टॉपिक रहेगा, इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब देखो एक अपना है ना, पाई की वैल्यू जो होती है ना, पाई की 2 वैल्यू होती हैं, एक तो होता है 22/7, एक होता है 3.14 समथिंग। तो जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, वो भी क्या होती है कि परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। वो भी क्या होती है कि परिमेय संख्या ही होती है। अब आओ आगे, अब पढ़ते हैं हम एक एक चीज को, बिल्कुल डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। नंबर 10 पे पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, देखो एक तो जो अपूर्ण वर्ग होते हैं ना, अपूर्ण वर्ग, वो सारी की सारी संख्याएं क्या आएंगी, इसमें अपरिमेय आएंगे, अपरिमेय में आएंगी, ठीक है, इरेशनल नंबर में आएंगी। जैसे मैं लिख दूं √5, क्या आप लोगों को इसकी वैल्यू पता है, नहीं पता। आगे चल के जब हम स्क्वायर और क्यूब पढ़ेंगे ना, तो इसकी वैल्यू भी हम निकालना सीखेंगे, अपूर्ण वर्ग की वैल्यू भी कैसे निकालते हैं वो सब भी सीखेंगे, ठीक है। देखो मैं लिख दूं √16, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4। मैं लिख दूं √25, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 5। ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू पूछ रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों को नहीं पता, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं भी किस में आएंगी, अपूर्ण वर्ग में आएंगी। जैसे 11 लिख दिया, √13 लिख दिया, तो ये सारी की सारी संख्याएं इरेशनल नंबर में आएंगी। और कैसी संख्या आएंगी इसमें,
अशांत अनावर्ती, जैसे मैं लिख दूं 2.3121241678 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, यानी कि कहीं शांति नहीं हो रही है। तो ऐसी सारी की सारी संख्या भी किस में आएंगी, इरेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, और कैसी संख्या आएंगी, एक जो अपना पाई होता ना, पाई ये, और एक होता अपना ई। पाई का तो आप लोगों को पता है, ठीक है। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर होती है, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है 2.718। जैसे पाई की वैल्यू एक दूसरी वैल्यू होती है ना 3.14 समथिंग ऐसे होता है। देखो पाई की वैल्यू जब 22/7 थी वो तो किस में आएगा, प्रीमे में, लेकिन जब पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ये कहीं पे रुक नहीं रही, ये तो हमने थोड़ा सा इसका इतना सा उठा रखा कि 2 डिजिट तक ले लेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है इसकी। तो ये वाली चीज, और एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 2.718, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, प्रीमे में आएंगे। ठीक है, हो गया, समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब देखो आगे नंबर 11 पे पढ़ेंगे हम आगे नंबर 11 पे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है। अब तक का हमने जितना भी पढ़ा ना, सारा का सारा क्या था, रियल नंबर में आएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, वोल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिया, ठीक है, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इंटीजर्स पढ़ लिया, सम संख्याएं पढ़ ली, और विषम पढ़ लिया, भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया, ठीक है, और क्या पढ़ लिया, प्रीमेय पढ़ लिया, प्रीमेय प्लस अप्रीमेय। ये सारी की सारी संख्या है ना, किस में आएंगी, वास्तविक संख्याओं में आएंगी, रियल नंबर्स में आएंगी। ठीक है, इनको डिनोट कैसे किया जाता है, रियल नंबर्स को डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं होंगी, अपनी सारी की सारी वास्तविक में आएंगी। नंबर 12 पे पढ़ेंगे हम अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कैसी संख्याएं होती हैं, देखो मैंने लिख दिया √16, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, मैं लिख दूं, यानी कि ये जो 4 वैल्यू है ना, ये किसकी आती है, हमेशा प्लस माइनस की आती है। तो ऐसे करके इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 16 को माइनस का 4 इंटू में प्लस का 4। अब देखो ये जो माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन, नेगेटिव साइन अंडर द रूट के अंदर कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या आ गया, नई चीज आ गई, एक नई चीज आ गई, क्या, आयोटा। इस चीज का सॉल्यूशन होगा 4 आयोटा, इस चीज को हम आयोटा बोलेंगे। आप लोगों ने आज तक शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन टेक्निकल मैथ या फिर जिनके पास साइंस थी +1 +2 में, उन लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 4 आयोटा। अब इस आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, √-1। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए, ये माइनस अंडर द रूट के अंदर कभी भी नहीं आएगा, इसको हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट ले आए, क्या, आयोटा। और इस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा क्यूब हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। और आयोटा की पावर 4 हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, अवास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको डिनोट किससे किया जाता है, इनको डिनोट करते हैं हम
हमेशा कैपिटल जेड से। जहाँ पे भी आपको जेड लिखा मिल जाए इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट पढ़ते हम, आज का लास्ट रह गया संख्याओं के बारे में। क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कैसी संख्या है, काल्पनिक, ओनली जिनकी क्या है, कल्पना है, काल्पनिक संख्याएं। देखो ये कैसी होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं लिख दूं 3 प्लस में 4 आयोटा, ये कैसी संख्या है, रियल नंबर है, और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं के मेल से जो संख्या बनती है ना, उनको हम किस नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, समझ में आया इतना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को और सपोर्ट करो। एक पॉजिटिव कमेंट भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, साहस देता है। थैंक यू।